नमस्कार। आप देख रहे हैं कैपिटल हेडलाइंस और मैं हूं वात्सल्य राय और आप मेरे साथ देख रहे हैं कि स्क्रीन शेयर कर रहे हैं श्री प्रशांत सिंह जी, जिन्हें किसी परिचय की जरूरत नहीं है। कम से कम जो लोग कैपिटल हेडलाइंस देखते हैं वो इनको बखूबी पहचानते हैं और जो लोग नहीं भी देखते हैं वो भी इनको बखूबी पहचानते हैं, क्योंकि तमाम मंचों पर दिखते हैं, अपनी निष्पक्ष राय के लिए चर्चित हैं। बहुत सारे मामलों के एक्सपर्ट हैं ये, लेकिन क्योंकि बिहार से हैं इसलिए बिहार पर इनकी खास नजर होती है। पटना से हमारे साथ सीधे सीधे जुड़ रहे हैं और हम आज बिहार की बात करने जा रहे हैं, क्योंकि परिचय जब मैंने शुरुआत में सिंह साहब का ये बताया बिहार से जोड़ते हुए, तो सीधी सी बात है कि बात बिहार की होगी। वैसे तो ये इंटरनल सिक्योरिटी के भी एक्सपर्ट हैं और विदेश मामलों के भी एक्सपर्ट हैं, जो आप लगातार देखते रहे हैं, सुनते रहे हैं और सारी इंफॉर्मेशन जो इनके पास आती है उसको फिल्टर करके आपके पास पहुंचाते हैं। तो सर, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूं और जो आपके पास जानकारी है मैं चाहूंगा कि आज हमारे देखने वालों तक पहुंचे। और मैं साफ तौर पर, क्योंकि इस बीच में काफी फीडबैक मेरे पास आने लगे हैं, लगभग 1 साल कैपिटल हेडलाइंस को होने जा रहा है और हमारा सौभाग्य है कि पिछले 1 साल से आप लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं और तमाम लोग हमें, शुरुआत में कुछ लोगों ने जो यूट्यूब का मंच है और तमाम एक्सपर्ट, जब हम लोगों ने शुरुआत की तो उन्होंने हमें सलाह दी थी कि आप कोई पक्ष चुन लीजिए, या तो आप सेंटर की तरफ, राइट की तरफ चले जाइए या लेफ्ट की तरफ चले जाइए, यानी जो एनडीए है या तो उसके फेवर में बनाइए वीडियो, या फिर जो अपोजिशन है उसके फेवर में बनाइए। उससे एक बड़ा देखने वालों का वर्ग आपके साथ जुड़ जाता है। लेकिन हमने अपनी निष्पक्षता को बनाए रखा। सबसे बड़ी बात यह है कि ये जब पूरा साल होने जा रहा है तो हमारे साथ शुरुआत में उतना समर्थन नहीं था, लेकिन धीमे धीमे जिस तरह के हमारे पास कमेंट्स आ रहे हैं और आप जैसे एक्सपर्ट, हमारा सौभाग्य है कि आप हमारे साथ हैं। उस निष्पक्षता को पसंद करने वाले लोग, उस बेबाकी को पसंद करने वाले लोग, क्योंकि ये मालूम पड़ जाता है कि कोई बायसनेस नहीं है, कोई पूर्वाग्रह नहीं है। दोनों पक्षों के लोग कई बार हमारे ऊपर इल्जाम भी लगाते हैं कि आप इधर के हैं या उधर के हैं, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जिन्हें लगता है कि ये किधर के भी नहीं है, जो ये देख रहे हैं, जमीन पर महसूस कर रहे हैं, उसी को ये साफ साफ बता रहे हैं। और ऐसा मैं सर हालिया उदाहरण दूंगा। जो दिल्ली में चुनाव हुआ था, बिहार पे आने के पहले मैं बस दिल्ली का एक एग्जाम्पल देना चाहता हूं। जब बहुत सारे लोग ये नहीं कह रहे थे कि नई दिल्ली सीट पर अरविंद केजरीवाल हार सकते हैं, और एक आम आदमी पार्टी के ही नेता जो उस समय नाराज चल रहे थे मुख्य धड़े से, पार्टी से, अंगेश कुमार सिंह और उनके साथी, उन दोनों को हमने कैपिटल हेडलाइंस पर जगह दी और शायद यूट्यूब में हम ही लोग थे जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि वो हारने जा रहे हैं, और उन्हीं के पार्टी के नेताओं ने आकर हमारे फोरम पर कहा। और उसके बाद वही नेता दोबारा हमारे पास लौट कर आए और उन्होंने बहुत शुक्रिया कैपिटल हेडलाइंस को कहा, इसलिए क्योंकि वो बता सबको रहे थे लेकिन उन्हें वो जगह नहीं मिल रही थी। तो कैपिटल हेडलाइंस ने 1 साल में या 1 साल से कम समय में आप जैसे निष्पक्ष लोगों के सहयोग से, साथ से, समर्थन से और अपने देखने वालों के साथ और समर्थन से बस यही मकाम हासिल किया है कि निष्पक्षता की जगह है, सच को हम सामने रखते हैं, किसी पार्टी से हम नहीं है, और एक जो सही तस्वीर लोग जानना चाहते हैं उन तक वो पहुंचाने की कोशिश करते हैं। और आज का भी जो सवाल है, बहुत सारे लोग जो जानना चाहते हैं कि बिहार में हवा किधर की है, इसलिए लोग जानना चाहते हैं क्योंकि बड़ी कंफ्यूजिंग स्थिति है। क्योंकि मुख्य मुकाबला सर जो माना जा रहा है वो दो प्रमुख गठबंधनों के बीच में माना जा रहा है। एक तरफ एनडीए को माना जा रहा है, दूसरी तरफ महागठबंधन है। और एनडीए में जो मुख्य रूप से पार्टियां हैं जिनकी कल दिल्ली में बैठक हुई है, आगे बिहार में लगातार बैठक हो ही रही है, उसमें बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी, जेडीयू यानी जनता दल यूनाइटेड, एचएएम जो मांझी साहब की पार्टी है, एलजेपी आर जो चिराग पासवान साहब की पार्टी है, और आरएलएम जो उपेंद्र कुशवाहा साहब की पार्टी है। ये मुख्य रूप से पार्टियां हैं जो एनडीए का हिस्सा है। इसके अलावा जो एनडीए से जुड़े सवाल हैं, क्योंकि हर गठबंधन के साथ कुछ सवाल भी जुड़े हुए हैं, यहां सबसे बड़ा सवाल जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार साहब की सेहत को लेकर पूछा जा रहा है। पटना से ही सिंह साहब हमारे साथ जुड़े हैं, तो इनसे ही जानेंगे कि क्या है असल हकीकत, क्या है सच। सीट शेयरिंग को लेकर भी सवाल है कि किसको कितनी सीटें मिलनी चाहिए, और एक बड़ा सवाल यह है कि अगला सीएम कौन होगा, क्योंकि बीजेपी के कुछ नेता कहते हैं कि मुख्यमंत्री का फेस नीतीश कुमार साहब है, और कुछ लोग कहते हैं कि ये चुनाव के बाद में तय होगा।
और महागठबंधन जिससे मुख्य मुकाबला माना जा रहा है, उसकी जो पार्टियां आप जानते ही हैं कि आरएलडी है, राष्ट्रीय जनता दल, जो लालू प्रसाद यादव की पार्टी है, और तेजस्वी यादव आज की तारीख में चेहरे हैं, राहुल गांधी की कांग्रेस इसमें है, लेफ्ट पार्टीज है, और वीआईपी। महागठबंधन से जुड़े जो सवाल है, किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी, सीएम का चेहरा कौन होगा, और यहां एक आपसी विश्वास का सवाल। जब से कांग्रेस के प्रभारी बनकर अल्लावरू साहब आए हैं, कृष्णा अल्लावरू उनका नाम है, तब से आपसी विश्वास का सवाल है, क्योंकि कांग्रेस ने प्रभारी को चेंज किया, उसके बाद जो उनके बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष थे उनको बदला, उसको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। और इस बीच में कन्हैया कुमार ने जो यात्रा अपनी निकाली, पप्पू यादव जिस तरह के बयान दे रहे हैं, तो ये सारी बात सिंह साहब के पास है, पूरा फिल्टर करके आए हैं। थोड़ा सा इंतजार बस आपको और करना होगा, और उसके बाद सिंह साहब ही बताएंगे क्या चल रहा है। और ये वो चेहरे हैं जिन्हें आप पहचानते हैं, ओवैसी साहब हैं, पीके हैं, पुष्पप्रिया है, और सिंह साहब हैं, जो कि पहले नीतीश कुमार के साथ हुआ करते थे, लेकिन अब ये अलग धड़े हैं। ये कितना इन गठबंधन को नुकसान पहुंचाएंगे, ये देखने की बात होगी। इस बीच में कुछ हेडलाइंस हैं जिन्हें मैं दिखा देता हूं, और उसके बाद सीधे सिंह साहब से जानेंगे। एनडीए ने मीटिंग की है और ये कहा है कि कैंडिडेट के हिसाब से नहीं होगी सीट शेयरिंग, पार्टी के हिसाब से नहीं, कैंडिडेट के हिसाब से। जो जीतने वाला कैंडिडेट होगा उसको टिकट दिया जाएगा, इस तरह का दावा किया गया है। नीतीश कुमार ही एनडीए के मुख्यमंत्री होंगे, ये आज से, अभी से कुछ देर पहले का बयान है। प्रेम कुमार साहब भारतीय जनता पार्टी के नेता है, हालांकि इन्होंने किस हैसियत से यह बयान दिया है ये पता नहीं, क्योंकि तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता कह चुके हैं कि केंद्रीय नेतृत्व ही इस बात को तय करेगा। पासवान साहब हैं उसमें, और तमाम दूसरे लोग भी हैं। 5 दल हैं, इन्होंने 225 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है, तो आप समझ लीजिए 243 सीटें। पिछली बार 125 सीटें जीती थी एनडीए ने, और 110 सीटें जीती महागठबंधन ने। जो बहुमत के लिए सीटें चाहिए, लगभग 145 चाहिए। इसके अलावा एनडीए ने जो रणनीति बनाई है उसको लेकर भी तमाम हेडलाइंस दी गई हैं। महागठबंधन को लेकर जैसा मैंने कहा कि सवाल ही सवाल उठ रहे हैं। कांग्रेस लालू की इफ्तार पार्टी में नहीं पहुंची थी, लालू यादव साहब ने जो इफ्तार पार्टी दी थी, उसके बारे में भी जानेंगे कि क्या वजह है, क्या हो रहा है। और दावा यही किया जा रहा है कि कांग्रेस और आरजेडी के बीच जो टसल बढ़ रही है, उसकी एक वजह मुसलमानों के वोट भी हैं, जो कि बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। पीके की भी उन पर नजर है, पीके यानी प्रशांत किशोर और ओवैसी साहब आ रहे हैं, उनकी भी नजर है, नीतीश कुमार साहब की भी नजर है, क्योंकि उन्होंने भी इफ्तार पार्टी दी है। और इसमें इस बीच प्राइम मिनिस्टर की ओर से भी ईद के मौके पर पसमानदा मुसलमानों के लिए गिफ्ट जा रहा है, ये भी खबर हर तरफ फैल रही है। तो अब सिंह साहब से हम जान लेते हैं। मैंने तो एक थोड़ी सी लंबी भूमिका दे दी, शुरुआत मैंने सोचा था कि छोटी भूमिका होगी, लेकिन वो बातों बातों में बात बढ़ गई। सिंह साहब, अब गेंद आपके पाले में है, सीधे बता दीजिए कि हवा किसकी है, क्योंकि आप जो बताते हैं धरातल से आती हुई आवाज को ही आप बताते हैं। जी सर। जी बिल्कुल, आपने तो बहुत सारी चीजें बता ही दी, लेकिन अभी जो चूंकि बिहार में चुनाव है इसी साल के अंत में, तो सितंबर से प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो हमारे ख्याल से 5 महीने या कहें कि 6 महीने बचे हैं मैक्सिमम, और उसके बाद चुनाव के में सब लोग नजर आएंगे बिजी। तो उससे पहले सारी पार्टियां अपना होमवर्क भी कर रही हैं कि कितने सीटों पर लड़ना है और कितने सीटों की तालमेल में उनकी बार्गेनिंग कितनी होनी चाहिए। तो ये सब चीजें तो चल ही रही हैं। एक इसके अलावा एक डेवलपमेंट ये हुआ है कि बैक टू बैक कांग्रेस पार्टी की भी बैठक हुई दिल्ली में बिहार के चुनाव को लेकर। उसमें बिहार से बहुत सारे नेता वहां गए, और बिहार कांग्रेस में काफी परिवर्तन भी हाल फिलहाल में देखने को मिला। जो कृष्णा अल्लावरू नए यहाँ के प्रदेश प्रभारी बनाए गए हैं, और यहाँ के नए प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार जी, उस राजेश राम कुटुंबा से विधायक हैं 2 बार से, वो बनाए गए हैं। और नई टीम और पुराने नेता भी सब लोग वहां पहुंचे थे, और काफी जमकर मीटिंग हुई। राहुल गांधी जी भी उसमें अटेंड किए, और राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी भी अटेंड किए। उसके बाद ठीक अगले दिन भाजपा की यानी 26 मार्च को भाजपा एनडीए की बैठक हुई दिल्ली में, जिसमें संजय जायसवाल पूर्व बिहार प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के, उनके आवास पर बैठक हुई।
भाजपा के भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी उसमें शामिल हुए, और चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और ये जो उपेंद्र कुशवाहा जी हैं, ये लोग सब लोग शामिल हुए उसमें। तो सब लोग अपनी अपनी रणनीतियां बना रहे हैं। अब आते हैं कि क्या स्थिति है। तो कांग्रेस की जो बैठक हुई, मोटा मोटी उसमें दो बातें थी, क्योंकि बिहार प्रदेश कांग्रेस में दो धारा चल रही थी और दोनों धारा काफी मुखर थी। इस बात को समझा जाए, एक धारा थी कि हम लोगों को अब लालू जी से अलग होकर अपने दम पर चुनाव लड़ना चाहिए, यानी राजद से गठबंधन ना करके अपने बल पर चुनाव लड़ना चाहिए, और इसके लिए एक दलित चेहरा को उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष बनाया और मुसलमान वोट पर काफी उनको भरोसा है। तो ये सब चीजें करके वो लोग चाहते थे कि अपना दम आजमाया जाए, और हो सकता है कि एक चुनाव या दो चुनाव में सफलता नहीं मिले, लेकिन आगे चलकर पार्टी बहुत मजबूत होगी। एक बात ये। दूसरी धारा है कि नहीं, इस नाजुक स्थिति में भाजपा को साधने के लिए, यानी भाजपा को मजबूत चैलेंज देने के लिए आरजेडी का साथ और वामपंथी दलों का साथ बहुत जरूरी है, और उससे अलग होकर हम लोग नहीं चलेंगे। लेकिन जो केंद्रीय स्तर पर जो बैठक हुई दिल्ली में इंदिरा भवन में, जो कांग्रेस का नया मुख्यालय है, वहां मल्लिकार्जुन खड़गे जी और राहुल गांधी जी के उपस्थिति में, तो उसमें तय हो गया कि इंडी अलायंस, इंडिया गठबंधन के तहत ही उन लोगों की ये गाड़ी आगे बढ़ेगी बिहार के चुनाव में, और अब उसमें कोई संशय की बात नहीं रह गई है। और एक चीज और थी कि कांग्रेस के कुछ नेता कह रहे थे कि कांग्रेस पार्टी, ये भविष्य में तय किया जाएगा कि चीफ मिनिस्टर कौन होगा, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने मोटा मोटी तय कर दिया कि तेजस्वी यादव के ये पर चेहरा पर कोई आपत्ति नहीं है। तो ये सब चीजें हुई कांग्रेस की तरफ से। सॉरी। देखिए, कांग्रेस के पास क्या है कि एक बहुत बड़ी बात, कांग्रेस एक चीज फैक्टर को लेकर चल रही है अपने दृष्टिकोण में, अपने नजर में। उसका मानना है कि 2019 के चुनाव में, जो लोकसभा का चुनाव हुआ था, उसमें से 40 में से 39 सीटें एनडीए ने जीत लिया था, और इस बार जो 2024 का चुनाव हुआ, 40 में से 30 सीटों पर एनडीए सिमट गया। तो एक तो वहां है कि विपक्ष के लिए उनका मानना है कि बिहार में विपक्ष के लिए संभावनाएं बढ़ रही हैं, और इस टेम्पो को बनाए रखना है, और इस आधार पर आगे चलकर एनडीए को हराया जा सकता है। इसके अलावा एक चीज और है कि 2020 का जो असेंबली चुनाव हुआ था बिहार में, उसमें एनडीए और महागठबंधन का जो अंतर था, इतना क्लोज था कि 37 पॉइंट समथिंग एनडीए को भी आया था, 37 पॉइंट समथिंग उनको भी आया था, मतलब पॉइंट समथिंग का डिफरेंस था। तो इतना कम डिफरेंस से और इतना कम 125 सीटों पर जीत हुई थी एनडीए की, बहुत मुश्किल जीत थी, बहुत टफ जीत थी, और बहुत लोग प्रिडिक्ट कर रहे थे कि हार भी जाएगी। तो उन सब चीजों को नजर में रखते हुए कांग्रेस अपना उस तरह से एक अभियान चलाना चाहती है, और ये चीज है। लेकिन दूसरी ओर एनडीए की तैयारी 21 बेसिस पर है। तो एनडीए का मानना है कि 2020 का जो चुनाव हुआ था, उसमें चिराग पासवान की जो भूमिका थी, वो जदयू का वोट काटने और एनडीए को संपूर्ण रूप में काफी डैमेज करने वाली भूमिका थी, और जीतन राम मांझी जी भी एनडीए के साथ नहीं थे। अभी स्थिति फिजा बदली हुई है, सब लोग एनडीए के साथ हैं और सभी संतुष्ट अवस्था में हैं। उपेंद्र कुशवाहा जी भी एनडीए में हैं। तो अभी इन लोगों का मानना है कि अभी ठीक से रणनीति बनाई जाए तो 2010 के रिजल्ट को रिपीट किया जा सकता है। 2010 का चुनाव हम याद दिला दें कि राजद को विपक्ष का नेता बनाने भर भी बहुमत नहीं, सीटें नहीं मिली थी। 25 सीटें चाहिए, और 25 से भी कम सीटें राजद को आई थी, 22 या 23 सीटें आई थी। तो इतना पुअर प्रदर्शन हुआ था राजद की और महागठबंधन की। तो और 200 से ऊपर सीटें एनडीए को मिला था। तो ये चीजें दोनों अपनी अपनी हिसाब से बना रहे हैं। अब इसमें एक वामपंथी दल, खास करके जो सीपीआई माले है, जो
पहले जो पार्टी कभी किसी अलायंस में नहीं रहा करती थी सामान्यतः, लेकिन पिछले कुछ चुनावों से वो इंडिया अलायंस का एक मजबूत और घटक बनी हुई है और बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है, और उसका भी बहुत सारे विधानसभा सेक्टर्स में कुछ वोट परसेंटेज, अब बहुत कमिटमेंट वाला वोट परसेंटेज है, तो उसको भी राजद और कांग्रेस साथ रख रहे हैं। उसका फायदा भी इस बार एनडीए अलायंस को मिलेगा, और पिछले चुनाव में भी मिला है। लोकसभा चुनाव में भी खुद माले के 2 सांसद चुन कर गए हैं लोकसभा में, आरा से और काराकाट से, और इसके अलावा उनके 12 विधायक चुनकर आए हैं बिहार विधानसभा में 2020 के चुनाव में, 4 अन्य कम्युनिस्ट पार्टियों के, जैसे भाकपा के 2 और माकपा के 2। तो इस तरह से काफी उनका भी एक प्रभाव है। तो इन सब चीजों पर काफी ध्यान देते हुए लोग अपनी अपनी रणनीतियां बना रहे हैं, और साथ साथ तमाम छोटी बड़ी सभी पार्टियां अपनी अपनी होमवर्क कर रहे हैं कि किसको कितना सीट पर लड़ेंगे और किसकी कितनी बार्गेनिंग कैपेसिटी होगी, उस हिसाब से वो अपनी तैयारी कर रहे हैं। अब आते हैं कि प्रशांत किशोर जी की क्या स्थिति है। काफी मेहनत कर रहे थे, उन्होंने 2 साल लगातार पदयात्रा की, जनसुराज पार्टी बनाई, उन्होंने एक दलित चेहरा को प्रदेश अध्यक्ष बनाया और बहुत मेहनत किया, और खास करके मुसलमान वोट बैंक में काफी वो गए और उन लोगों को समझाया कि आप लोग स्टीयरिंग संभालिए, और ऐसा नहीं है कि आप लोग हमेशा पिछलग्गू बनकर रहिए, या भाजपा के डर से राजद को और राजद के डर से उसको और उसके डर से उसको, इस तरह की चीजें मत कीजिए। और एक असर उनका पड़ता दिख रहा था। लेकिन जो पिछला जो 4 विधानसभा क्षेत्रों में जो उपचुनाव हुए, उसमें देखा गया कि प्रशांत किशोर जी की राजनीति बहुत ज्यादा प्रासंगिक नहीं हो पाई, और वो जितना डैमेज एनडीए अलायंस को कर रहे हैं उतना ही डैमेज एनडीए को कर रहे हैं। इसलिए दोनों ही सेक्टर्स की जो पार्टियां हैं, दोनों एक दूसरे के आमने सामने की लड़ाई लड़ते हैं, दोनों ही प्रशांत किशोर से बहुत ज्यादा चिंतित नहीं है। दोनों को ही अब पता चल गया है कि प्रशांत किशोर जितना उनको डैमेज करेंगे उतना उनको भी डैमेज करेंगे, यानी बात बराबर हो जाती है। यहाँ ये स्थिति है कुल मिलाकर। अब कल एक नई बिहार में हुई डेवलपमेंट कि ऑल इंडिया पर्सनल लॉ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, उनका एक वक्फ जो विधेयक है, संशोधन विधेयक, वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक, जो संभावित है कि लोकसभा राज्यसभा में आएगा, उस पर एक विरोध प्रदर्शन पटना में आयोजित किया गया। राजद के लालू प्रसाद यादव जी और तेजस्वी प्रसाद यादव, जो विपक्ष के नेता भी हैं, वो काफी बढ़ चढ़कर उन्होंने हिस्सा लिया। काफी आक्रामक शैली में उन लोगों ने भाषण दिया और उनको सपोर्ट किया अपना। और उसमें सबसे बड़ी बात यह रही कि जितने भी मुस्लिम नेता उसमें आए थे, और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अलावा भी कई तंजीमें उसमें भाग ली, और उन सब का लबोलुआब ये था कि उनकी टारगेट में नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू थे मुख्य रूप से। चिराग पासवान का भी उन्होंने नाम लिया कि अगर आप अपना सेकुलर क्रीडेंशियल बचाए रखना चाहते हैं तो इस विधेयक पर उनका साथ दें और केंद्र सरकार के संशोधन का विरोध करें। तो इस तरह से उनको एक घेरे में लाने का उन्होंने प्रयास किया है कि कहीं वो विचलित हो गए और इस बात से, और कहीं उन्होंने भाजपा से अलग होकर एक लाइन लिया तो उनकी बात बन सकती है। इस तरह का एक उन्होंने वहां गेम प्लान चला है। तो ये कुल मिलाकर अभी तक की स्थिति ये रही। हाँ, एक ताजा प्रकरण कल सामने आया कि जो पूर्णिया से निर्दलीय सांसद चुने गए हैं, राजेश रंजन जी और पप्पू यादव जी, पप्पू यादव के रूप में ज्यादा फेमस हैं, और वो कांग्रेस से जुड़े रहे हैं। हालांकि निर्दलीय चुनाव जीते थे। कहा जाता है कि कांग्रेस में संसदीय बोर्ड में एसोसिएट सदस्य के रूप में भी उनका मनोनयन हुआ था। तो जो पिछला ये बैठक हुआ दिल्ली में, उसमें उनको नहीं बुलाया गया। उसके पहले भी एक बार राहुल गांधी जी पटना आए थे तो उनको नहीं मिलने दिया गया था। ना उनकी बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो दफ्तर है सदाकत आश्रम, वहां उनको मिलने दिया गया, ना ही
पटना के होटल में जहां राहुल जी आए थे वहां भी नहीं मिलने दिया गया। तो उन सब चीजों से काफी खिन्न कल थे और काफी नाराज थे, और उन्होंने एक तरह से घोषणा कर दिया कि अब उनकी किस्मत में फिर से एक पार्टी बनाना और फिर से एकला चलो रे का शायद है हिसाब किताब। तो अब लगता है कि वो भी एक अपना पार्टी बनाएंगे, एकला चलेंगे, क्योंकि कांग्रेस में उनकी कोई पूछ नहीं होने वाली है। जितना वो चाहते थे उतना तो कोई पूछने वाला नहीं है। इसका दो कारण है। एक तो लालू जी भी उनसे प्रसन्न नहीं रहते हैं, बल्कि कहा जाए कि उनको बिल्कुल नापसंद करते हैं, तो इसमें अतिशयोक्ति नहीं है। तो उनका भी दबाव रहता है। इसके अलावा जिस दल के साथ जुड़ते हैं वहां उनकी थोड़ा सा इनके जो बिहेवियर है, जो इनकी गतिविधियां होती है, इतना ज्यादा उथल पुथल वाली होती है कि कोई भी पार्टी या कोई भी नेता उनको सहन नहीं कर पाता है। ये भी एक कारण है, और इसीलिए कांग्रेस में भी उनके प्रति बहुत ज्यादा ये नहीं है। वो लोग भी चाहते हैं कि इनसे निजात मिल जाए तो ज्यादा अच्छा है। हमको लगता है कि अब उनके पास कोई चारा भी नहीं है, उनको एकला ही चलना पड़ेगा। जी जी सर, आपने तो बहुत विस्तार के साथ हर पहलू को समझा दिया, लेकिन दो तीन चीजें मैं और आपसे समझना चाहूंगा। एक तो बहुत सारे लोग जो कि पटना से, बिहार से दूर हैं, जो केवल टेलीविजन की फुटेज देख रहे हैं जहां नीतीश कुमार साहब कभी राजगान के बीच में मतलब इस तरह का दिखता है जहां लोग सवाल उठाते हैं। कई जगह इस तरह के भी फुटेज आते हैं जहां वो कुछ ऐसा बोल जाते हैं जो सवाल उठता है कि क्या मुख्यमंत्री के साथ सब कुछ ठीक है। और यूट्यूब पर बहुत बड़े बड़े पत्रकार जो अब टीवी चैनल्स को छोड़कर यूट्यूब पर आ गए हैं और वो कहीं ना कहीं सवाल उठा रहे हैं नीतीश कुमार साहब की सेहत पर। तो एक तो ये बड़ा सवाल है कि क्या नीतीश कुमार साहब, अगर ये जो चुनाव के बाद दोबारा एनडीए लौटता है, तो क्या वो मुख्यमंत्री बनने की स्थिति में होंगे? क्या जमीन से आपके पास रिपोर्ट है? एक सवाल मैं आपसे ये जानना चाहूंगा। दूसरा सवाल जो इससे जुड़ा हुआ है और बहुत महत्वपूर्ण है कि तमाम इस तरह की पार्टियां जो मुसलमानों को प्लीज करने के लिए हैं, कई बार कई लोग ओवैसी साहब या प्रशांत किशोर जिन्हें पीके कहा जाता है, उनको बीजेपी की बी टीम के रूप में देखते हैं। और इसके बीच जब ईद आने जा रही है और प्राइम मिनिस्टर की ओर से तोहफा जा रहा है, वो प्राइम मिनिस्टर जिन्होंने इफ्तार पार्टियां बंद कर दी, वो प्राइम मिनिस्टर जो अक्सर दूरी दिखाने की कोशिश करते रहे हैं, वो आज तमाम मुसलमानों के यहाँ गिफ्ट पहुंचा रहे हैं। और क्योंकि वो आज प्राइम मिनिस्टर नहीं बने, पिछले 11 साल से प्राइम मिनिस्टर है, तो अचानक भारतीय जनता पार्टी को क्या ये हृदय परिवर्तन की ओर से देखा जाए, या फिर ये माना जाए कि बिहार में क्योंकि मुसलमानों की एक आबादी बड़ी है और उनके वोट मायने रखते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी भी चाहती है कि कुछ लोग उनके साथ भी आए। तो ये दो सवालों को और आप हमें समझाएं। जी, सबसे तो पहले आते हैं कि नीतीश कुमार जी के स्वास्थ्य के बारे में राजद के नेता, खास करके तेजस्वी प्रसाद यादव जी और पीके प्रशांत किशोर, ये लोग ज्यादा ही थोड़ा सा एक्टिव नजर आ रहे हैं। एक परसेप्शन क्रिएट किया गया है और जो धीरे धीरे लगातार नीचे तक जा रहा है कि वो मानसिक और शारीरिक रूप से बीमार है। तो बहुत सारे अवसर ऐसे आए हैं जो अपने से उम्र में कम लोगों के भी पैर छूने चले जाते हैं, कभी हाथ जोड़ते हैं, कभी राष्ट्रगान हो रहा है और उसमें चीफ सेक्रेटरी। मैं आपसे समझना चाहूंगा अंदर की खबर क्या है, अंदर की खबर क्या है, सच क्या है? क्या वो फिल्टर है, आने नहीं दिया जा रहा है? क्या आपके पास तक क्या जानकारी आ रही है? देखिए, वो थोड़ा सा है तो स्वास्थ्य कारणों का है जरूर, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जो चमक उनके बॉडी लैंग्वेज में होती थी, जो शार्पनेस होती थी, जो प्रखरता होती थी, वो चीज देखने को अब नहीं मिलती है नीतीश कुमार जी के व्यक्तित्व में, क्योंकि एक अद्भुत नीतीश कुमार जी हुआ करते थे। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल लॉस्ट केस है, ऐसा भी नहीं है। अभी भी उनका भाषण सुना जाए, बहुत बैलेंस्ड और बहुत ही हर मतलब प्रासंगिक रूप से भाषण देते हैं, प्रासंगिक बातों को बोलते हैं। और इतना ही नहीं, जो प्रगति है, विकास है, चाहे पटना हो चाहे अन्य जिला में हो, प्रगति यात्रा भी उन्होंने हाल फिलहाल में की है,
उन सब चीजों के बारे में जो अभी भी उनकी पैनी नजर रहती है, जो उस पर काफी ध्यान देते हैं, जो काफी उसको अपना काम करवा रहे हैं, कर रहे हैं। तो इन सब चीजों को देखते हुए लगता है कि ऐसा भी नहीं है कि संपूर्ण रूप से वो बीमार हैं। तो ये है, लेकिन चलिए, राजनीतिक सबका अपना अपना उद्देश्य होता है, सब अपने अपने ढंग से इस चीज को भुनाते हैं। तो एक बात यह है। दूसरी बात यह है कि नीतीश कुमार जी की एक बहुत जबरदस्त लीगेसी है। उन्होंने अति पिछड़ा समाज को पंचायत रिजर्वेशन दिया, बच्चियों को साइकिल दिया, पोशाक दिया, और भी बहुत सारे काम किए हैं, जिससे उनके पीछे एक बहुत बड़ा वर्ग है जो उनसे बहुत ही संतुष्ट रहता है, उनको बहुत पसंद करता है। उस लीगेसी पर लालच भरी निगाह भाजपा की भी है और राजद की भी है। इसलिए ना तो भाजपा उसको नाराज करना चाहेगी और ना ही राजद नाराज करना चाहेगी। तो मतलब राजद नाराज, तो चूंकि राजद तो विपक्ष में है तो आलोचना तो करेगी ही, लेकिन उसकी लालच भरी निगाह है कि अगर भाजपा की तरफ से कोई भी गलती होती है तो उसको वो कैच करेंगे, ये बात है। तो इसलिए भाजपा उस तरह की गलती नहीं करेगी। भाजपा के कुछ नेता गाहे बगाहे कुछ बोल देते हैं कि केंद्रीय नेतृत्व तो तय करेगा, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व को पता है कि नीतीश कुमार जी के बारे में कुछ भी गलत बोलकर और फिर बिहार के चुनाव में अपनी नाव पार लगा लेंगे, ऐसा संभव नहीं है। एक बात तो ये है। जी जी, दूसरा सवाल मैंने पूछा कि भारतीय जनता पार्टी ईद के मौके पर जिस तरह से रीच आउट बढ़ाने की कोशिश कर रही है, मुसलमानों तक पहुंच रही है, उससे भारतीय जनता पार्टी और उनके जो समर्थक हैं, खास तौर पर हिंदूवादी जो लोग हैं, वो लगातार सवाल उठा रहे हैं। आप इस रीच आउट को कैसे देख रहे हैं? वैसे तो ये पूरे देश में हो रहा है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि बिहार खास तौर पर फोकस है प्राइम मिनिस्टर का, उनकी पार्टी का। देखिए, इसमें है कहेंगे कि भाजपा को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, खास करके केंद्र सरकार को। क्योंकि केंद्र सरकार इस बार जो 240 पर आ गई है, बहुमत घटा है, और एक परसेप्शन क्रिएट किया जा रहा है कि भाजपा जो है एक खास वर्ग के खिलाफ काम कर रही है। तो जबकि भाजपा का एक मानना है कि उसके जितने भी वेलफेयर स्कीम्स हैं, चाहे वो कोई भी योजना हो, आवास योजना हो या और भी कोई भी योजना हो, सब में बराबरी के हिसाब से सबको फायदा दिया गया है। जी तो जी जी सर, उस वेलफेयर स्कीम में भले ही फायदा सबको बराबरी के हिसाब से मिला हाँ, हो, क्योंकि आप उसमें वैसे भी बंटवारा कर नहीं सकते, लेकिन जो उनके नेताओं बिल्कुल के बयान आते हैं, जो उनका अंदाजे बयां होता है, जो उनके काम करने का तरीका होता है, जो एक माहौल बनाया जाता है, जैसे नवरात्रि के पहले के जिस तरह के बयान आ रहे हैं, अभी औरंगजेब को लेकर जो एक विवाद खड़ा हुआ, और भी तमाम चीजें ऐसी आती हैं जो लगता है कि जानबूझकर इस तरह के मुद्दे उठाए जाते हैं जो कहीं ना कहीं ध्रुवीकरण हो, वोट इस तरह से पोलराइज हो, जो हिंदू एकता हो, जिसका कई लोग मानते हैं कि सीधे सीधे बीजेपी को फायदा मिलता है, उसके बीच में अगर प्राइम मिनिस्टर की ओर से सौगात भेजी जा रही है, अल्पसंख्यक मोर्चा के लोग लेकर जा रहे हैं, सेवैयां भेजी जा रही हैं। प्राइम मिनिस्टर पहले भी ब्लॉग लिख चुके हैं, जो उनके पड़ोसी हैं गुजरात में, जहां से वो आए, वहां मुस्लिम परिवार होते थे, उनके बारे में वो बता चुके हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का एक इतिहास भी है और एक वर्तमान भी है, तमाम सारे नेता हैं जिनके बयान भी हैं, हम लगातार टीवी डिबेट्स में देखते हैं। तो अगर वो है तो इसके बीच में इसकी जरूरत क्या है? देखिए, भाजपा इसमें मैं अगर एक अपना एनालिसिस दूं, अपना पर्सनल, तो इसमें दो तीन बातें मुझे नजर आ रही हैं। एक बात, जैसे आप किसी भी पढ़े लिखे समझदार मुसलमान से पूछ लीजिए पूरे बिहार में, तो वो बताएंगे कि नीतीश कुमार ने मुसलमानों के वेलफेयर के लिए जितना काम किया, उसका 25% भी लालू यादव जी ने नहीं किया था। 25 क्या, 10% भी नहीं किया होगा। तो लेकिन वोट किसको मिलता है? लालू जी को मिलता है। तो एक फैक्टर ये है, वोट मिलना और उसके लिए काम करना दोनों अलग अलग विषय है, एक चीज। तो उसी तरह से भाजपा की भी स्थिति है। भाजपा की स्थिति अपना एक अलग लाइन है काम करने का, और उससे भाजपा कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी। उसका जैसे है कि ये
औरंगजेब का मुद्दा हो, बाबर का मुद्दा हो, या मंदिरों का विध्वंस करके उस पर मस्जिद बनाए गए, उन सब चीजों का मुद्दा हो, तो उस पर भाजपा का अपना लाइन है कि भाई जो जिसका हक है वो उसको मिलना चाहिए। इसके अलावा भाजपा का है यूसीसी, वक्फ बोर्ड संशोधन, सीए कानून। कालांतर में वो भाजपा एनआरसी को भी फिर लेकर आ सकती है, ऐसी भी मान के चला जा सकता है। अभी फिलहाल वो ठंडावस्था में डाल दिया गया है, ये एक अलग बात है। तो इन सब चीजों से भाजपा कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी, लेकिन भाजपा का ये भी मानना है, तो उस गुडविल गेस्चर एक दिखाना चाहती है कि भाजपा एक मतलब यहाँ के जो मुसलमान हैं, भारत में जो रह रहे हैं, जो भारत के बासिंदे हैं, जो भारतवंशी हैं, भारतीय हैं, उनके खिलाफ नहीं है भाजपा, उनके साथ वैसे ही है जैसे अन्य लोगों के साथ है। तो इस तरह की एक मैसेज देने की भी पैरेलल में कोशिश की जा रही है, और उसी के तहत ये सब चीजें कवायद की जा रही हैं। जी जी सर, बस एक आखिरी सवाल जिस पर हम चर्चा ही कर रहे हैं कि आखिर हवा किसकी है, क्योंकि लोग बता रहे हैं कि जैसा पिछली बार 2020 में देखा गया था, बहुत क्लोज फाइट थी उस समय। राष्ट्रीय जनता दल ने बीजेपी को पीछे छोड़ दिया था, वोट परसेंटेज में भी, सीटों में भी। 2024 का जो आम चुनाव हुआ, वहां यह देखा गया कि कांग्रेस ने अपना स्ट्राइक रेट बेटर किया, वोट परसेंटेज 9% से ज्यादा ही कांग्रेस के पास है, और आरजेडी की सीटें भले ही उतनी नहीं आई, लेकिन वोट परसेंटेज के मामले में बिहार में नंबर 1 पार्टी है। दूसरी बात तरफ लोग ये भी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार क्योंकि इतने लंबे टाइम तक रहे हैं, तो लोग कहीं ना कहीं उनसे बोर भी हो गए हैं, और ये स्वाभाविक है क्योंकि लगातार वो बने हुए हैं 20 साल से, और देखा जाता है कि वोटर्स कई बार एंटी इनकम्पेंसी होती है, भले ही आपने कितना भी अच्छा काम किया हो। और भारतीय जनता पार्टी की वीकनेस, जैसा एक प्रोग्राम में आपने हमसे बात करते हुए बताया था कि ऐसा कोई चेहरा नहीं है स्थानीय स्तर पर जो कि वोट अपनी तरफ खींच सके। तो आप कैसे एनालिसिस कर रहे हैं कि हवा कहां है, या अभी टाइम है, क्योंकि 5 महीने हैं तो अभी कुछ क्लियर नहीं है, सब कुछ उथल पुथल है। देखिए, अगर आज के डेट में चुनाव होता है तो एनडीए का पलड़ा भारी रहेगा। अब 5 महीना में कुछ भी हो सकता है। एक बार प्रशांत किशोर ने भी यही कहा था लोकसभा चुनाव से पहले। वो तो बोल रहे थे कि 300 से काफी ज्यादा सीटें आएंगी भाजपा को, और लेकिन चुनाव में समय है, कुछ भी हो सकता है, और सही में कुछ भी हो गया, 240 पर आ गए। तो कुछ भी हो सकता है, वो तो एक फैक्टर रहेगा ही। लेकिन आज के डेट में चुनाव हो तो एनडीए का पलड़ा काफी भारी है, और क्योंकि इसका एक कारण है कि नीतीश कुमार जी का से लोग बोर तो जरूर हो गए हैं, लेकिन 2020 के जो परिस्थितियां थी, वहां एक एक्टिव एंटी इनकम्बेंसी थी। एक्टिव मतलब काफी सक्रिय होके, और इस बार एक्टिव एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। इस बार इसलिए नहीं है कि जो लोग नीतीश कुमार को नहीं चाहते हैं या उनसे बोर हो गए हैं, वो लोग तेजस्वी प्रसाद यादव को भी उतना ही ज्यादा नापसंद करते हैं। ये समस्या जो है ये, और वोट काटने के लिए भी इस बार कोई चिराग पासवान नहीं है मैदान में। तो ये समस्याएं जो हैं, इस समस्या से कैसे, पीके मौजूद हैं, प्रशांत किशोर पीके जिनका नाम है, पीके तो और वो पीके तो के गोस्ट हैं। तो बिल्कुल आपने सही कहा सर कि आज की तारीख में आपको लग रहा है, निश्चित तौर पर आपकी बात को ज्यादा बेहतर तरीके से मैं मानूंगा, क्योंकि आम चुनाव से 2024 से हम देखते आ रहे हैं कि बिहार को लेकर आपने डॉट प्रिडिक्शन किए। जिस समय कोई आराम है आरके सिंह साहब के हारने की भविष्यवाणी नहीं कर रहा था, उस समय आपने खुलकर बताया कि वहां उनकी स्थिति खराब है, और तमाम दूसरी सीटों का भी आपने जिक्र किया। हमारे कैपिटल हेडलाइंस को देखने वाले वो तमाम वीडियोस जाकर देख सकते हैं, 1 साल पहले के वो वीडियो हैं। और जब हमारी पटना में चाय पर चर्चा हुई थी, आपने बड़ा साफ गोई से कहा था। तो मुझे लगता है कि आपकी बात पर डाउट करने का कोई वजह नहीं है। लेकिन अभी 5 महीने का टाइम बाकी है, तमाम पार्टियां अपनी रणनीतियां भी बदल रही हैं। सर, मैंने आपको बुलाया था कम देर चर्चा के लिए, लेकिन बात क्योंकि जब आप होते हैं और विस्तार से बात करने का मन करता है, और मुझे लगता है क्योंकि बिहार चुनाव बहुत करीब है और तमाम लोग सुनना चाहते हैं आपको बिहार से जुड़े मुद्दों पर, तो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे जब तक चुनाव हो रहा है आप हमारे साथ बीच बीच में जुड़ते रहें और अपनी जानकारियां हमारे साथ शेयर करते रहें, क्योंकि आप न केवल जानकारियां देते हैं बल्कि विश्लेषण के साथ जो अंदर की चीजें हैं उसे भी बताते हैं। बहुत आभार, शुक्रिया सर, आप हमारे साथ जुड़े, और जितने भी लोग हमें देखने के लिए इस कार्यक्रम में जुड़े उन सभी का भी आभार। नमस्कार।